नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका काइनेमेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में। और जैसा कि आपको अच्छे से याद होगा कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने बेसिक टर्म्स जो होते हैं जैसे कि वेलोसिटी, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, वो सब हमने कवर कर लिए थे। आज का लेक्चर हमको स्टार्ट करना है मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ। ये वही टॉपिक है जिसमें वो तीन इक्वेशंस आती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। तो उसी टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ, वही टॉपिक जो कि 9th में भी पढ़ते हैं, फिर 11th में भी पढ़ते हैं और फिर से हम 13th में पढ़ने जा रहे हैं। तो सभी लोग हेडिंग लिखेंगे मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आप लोग पूरा लिखना, मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो हेडिंग हो जाएगी मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो सबसे पहली बात तो हम यहां पर क्लियर कर दें कि ये ए जो है ये कांस्टेंट है। कहने का मतलब आज की क्लास में जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो आप सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करोगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता हो। सिंपल सी बात है। आज के लेक्चर में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो आप सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई करोगे जब आपको एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो। अगर वेरिएबल होगा एक्सेलरेशन तो उसकी कहानी हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर वेरिएबल होता है देन अगेन हम बेसिक से जाते हैं, या तो dv बाई dt यूज करते हैं या फिर v dv बाई dx यूज करते हैं। प्रीवियस क्लास में दो क्वेश्चन कराए थे लास्ट में, एक में dv बाई dt सिखाया था और एक में v dv बाई dx सिखाया था। तो अगर एक्सेलरेशन वेरिएबल होता है तो एकदम बेसिक से सॉल्व किया जाता है, और अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो आज जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो सब कुछ हम यूज कर सकते हैं। तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो सबसे पहली इक्वेशन जो हमारे काम की होती है वो होती है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब ये इक्वेशन हमने लिख तो दी, अब यहाँ v क्या होता है, u क्या होता है, t क्या होता है, सब कुछ समझते हैं अपन। यहाँ बाजू में लिखता हूं मैं। तो यहाँ होता है v का मतलब फाइनल वेलोसिटी। फाइनली क्या वेलोसिटी है। u का मतलब हो जाता है यहां पर इनिशियल वेलोसिटी। ए का मतलब ऑलरेडी आप जानते हैं, ए फॉर एक्सेलरेशन है। और यहां पर सबसे जरूरी बात टी का मतलब, यहां टी का मतलब टाइम नहीं होता है, यहां टी का मतलब टाइम इंटरवल होता है। यहां मेरे कहने का मतलब टी का मतलब टाइम किसी किसी क्वेश्चन में हो भी सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि टी का मतलब हमेशा टाइम होता हो। टी का सबसे बेसिक मीनिंग की बात करें तो टी का मतलब यहां पर टाइम इंटरवल होता है, ये होता है। तो ये पहली इक्वेशन थी। देन जो सेकंड इक्वेशन होती है वो होती है एस इज इक्वल टू, 8 जैसा बन गया, 1 मिनट। हाँ, ये होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहां पर क्या नया आ गया, एस आ गया। ये भी आप ऑलरेडी जानते हो, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोजीशन के इक्वल होता है। तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये हुआ। देन जो थर्ड इक्वेशन आती है वो आती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये बेसिक से तीन इक्वेशंस होती हैं, और भी होती हैं, अभी क्वेश्चन आएगा तो उनके बारे में बात भी करेंगे। फिलहाल एकदम बेसिक इक्वेशंस की बात करें तो ये तीन इक्वेशंस होती हैं। अब इक्वेशन तो बच्चों को बहुत अच्छे से पता होती है, फिर भी कई बच्चे परेशान रहते हैं। कई बच्चे परेशान होकर मेरे पास आते हैं, बोलते हैं सर मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं। मैं ये वाला इक्वेशन लगाने जाता हूं, इससे आंसर आ जाता है, मैं इसको लगाने जाता हूं तो उससे आंसर आ जाता है। तो बात बहुत ही सिंपल है। देखो, ये दिक्कत सभी बच्चों को नहीं आती। जो समझदार बच्चे हैं उनको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं आती, और जो समझदार के ऑपोजिट बच्चे होते हैं ना, समझ गए होंगे क्या बोल रहा हूं, उनको दिक्कत आती है। तो उसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो आप सबसे पहले गिवन डेटा लिख लो। जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना वो सब आप लिख दो कॉपी में।
गिवन डेटा लिख दो और जो कैलकुलेट करना है वो भी लिख दो। फिर आप सोचो एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये सारी चीजें आती हो। कुछ समझ नहीं आया होगा मुझे पता है, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कह रहा हूं मान लेते हैं कोई क्वेश्चन था, उसमें जो भी गिवन डेटा था आपने लिखा, तो मान लेते हैं उस क्वेश्चन में u दिया हुआ था, मान लेते हैं उस क्वेश्चन में a भी दिया हुआ था, मान लेते हैं उस क्वेश्चन में s भी दिया हुआ था, और मान लेते हैं आपसे t पूछा जाता है। तो मैं ये बात कर रहा हूं कि अगर किसी बच्चे को कंफ्यूजन होता है कि सर मैं कौन सी इक्वेशन लगाऊं, मुझे तो समझ ही नहीं आता, तो वो ऐसे करेगा, वो पहले गिवन डेटा लिख लेगा, जो चीज कैलकुलेट करनी है उस पर क्वेश्चन मार्क लगा देगा, फिर वो सोचेगा एक ऐसी इक्वेशन जिसमें ये चारों चीजें आती हो। SUAT किस में आता है? सेकेंड वाली इक्वेशन में, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर में। तो कुछ इस टाइप से इसमें क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी। तो आप एक काम करें, वीडियो पॉज करें, जरा इतना नोट करें, ये आज की क्लास की सिंपल सी थ्योरी है, देन उसके बाद हम इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एक और सिंपल छोटी सी बात होती है जो कि यहाँ पर बताना जरूरी होती है, तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और वो बात ये है साइन कन्वेंशन, किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव मानना है। तो बड़ा ही सिंपल सा लॉजिक है, ये बात भी मैक्सिमम बच्चों को पता होती है। और सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर कोई वेक्टर राइट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर किया जाएगा, और इसको लेफ्ट वाले को नेगेटिव। ठीक वैसे ही अप पॉजिटिव होता है, डाउन नेगेटिव होता है। तो ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन हमको फॉलो करना होता है। ये बात वैसे बताने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी ये हमको बताना ही पड़ता है, क्योंकि कई बच्चे इसमें भी मिस्टेक करते हैं। और वो मिस्टेक क्या करते हैं मैं बताता हूँ। आप में से जो कुछ लोग, आप जो इतने सारे लोग लेक्चर देख रहे होंगे, वीडियो लेक्चर देख रहे होंगे, देखना आप में से भी कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे जो ये करते होंगे जो मैं बोलने जा रहा हूँ। तो बात कुछ ऐसी है, बच्चों का ये कहना होता है कि अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया, अगर हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक दिया तो इसकी स्पीड कम होगी, स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव यूज करूंगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना, ये स्टूडेंट्स कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा ऐसा गलत सलत। तो स्टूडेंट्स का क्या कहना होता है, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का, सभी स्टूडेंट्स ऐसा नहीं बोलते, बाकी लोग समझदार भी होते हैं, वो इस पे भरोसा रखते हैं। तो कुछ स्टूडेंट जो होते हैं, जो समझदार के ऑपोजिट होते हैं, उनका ये कहना होता है कि सर इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकेंगे तो इसकी स्पीड तो कम होगी, और अगर इसकी स्पीड कम होगी तो मैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव यूज करूंगा। पहला स्टेटमेंट वो ये कहते हैं। फिर दूसरा स्टेटमेंट वो क्या कहते हैं कि सर अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं नीचे फेंक दूंगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को ऐसा नीचे फेंक दूंगा तो ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी, और जब इसकी स्पीड बढ़ने लगेगी तो मैं इसके लिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव यूज करने लगूंगा। तो उस बेचारे बच्चे ने सब कुछ सही कहा था, बस आखिरी में जो उसने बोल दिया ना एक्सेलरेशन में पॉजिटिव यूज करूंगा, वो गलत हो गया। तो बात सिंपल सी है कि जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी का है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी का है, तो उसके लिए आप एक्सेलरेशन हमेशा -g ही यूज करोगे। एक्सेलरेशन आप हमेशा -g ही यूज करोगे। आप वो बिना फालतू का लॉजिक नहीं दोगे कि सर ऊपर गया था तो स्पीड कम हो रही थी तो नेगेटिव लगाऊंगा, नीचे जा रहा था तो स्पीड बढ़ रही होगी तो पॉजिटिव लगाऊंगा। वो लॉजिक मत लगाना, एकदम गलत लॉजिक है वो। उससे सिर्फ क्लास 9th के आसान आसान क्वेश्चंस के आंसर आते हैं। अगर हम क्लास 11th या क्लास 13th की बात करें तो आप उस लॉजिक से जाओगे तो पक्का पछताओगे। हो सकता है कभी आपका आंसर आ भी जाए इजी प्रॉब्लम्स में, और कभी हो सकता है आंसर ना भी आए। तो इस वजह से उस मेंटालिटी को दिमाग से निकाल दो कि स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो उस मेंटालिटी को हटा दो। अब आपको यही चीज फॉलो करना है, सिंपल है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। कहने का मतलब पत्थर में ऊपर फेंकूं चाहे पत्थर में नीचे फेंकूं, दोनों ही केस में एक्सेलरेशन में -g लिखूंगा। और इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये है कि पत्थर को आप ऊपर फेंको चाहे पत्थर को आप नीचे फेंको, पत्थर पर लगने वाली जो ग्रेविटी होगी वो तो हमेशा नीचे ही होगी।
सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट को आप ऊपर थ्रो करो चाहे ऑब्जेक्ट को आप नीचे थ्रो करो, ऑब्जेक्ट पर लगने वाली जो ग्रेविटी होती होगी वो तो डाउनवर्ड ही होगी ना। जो अर्थ होगी वो उस ऑब्जेक्ट को तो डाउनवर्ड ही खींचेगी। मान लेते हैं ये कोई ऑब्जेक्ट है, अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे ये ऑब्जेक्ट नीचे जाए, इस पे ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही आएगी, अर्थ तो इसको नीचे की तरफ ही खींचेगी ना। तो पत्थर ऊपर जाए चाहे पत्थर नीचे जाए, पत्थर राइट जाए चाहे पत्थर लेफ्ट जाए, पत्थर कहीं पे भी जाए, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो ग्रेविटी उस पे डाउनवर्ड ही लगती है। और डाउनवर्ड का क्या मतलब होता है? नेगेटिव। इस वजह से एक्सेलरेशन में हमने नेगेटिव साइन यूज किया है। फिर से बोल रहे हैं, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही होती है, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड ही होती है, और ये जो एक्सेलरेशन आया है ये ग्रेविटी की वजह से ही आया है। तो अगर ग्रेविटी डाउनवर्ड थी तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड होगा, इस वजह से यहां नेगेटिव यूज किया जाएगा। तो एक बहुत जरूरी बात तो ये हो गई। तो आज तक अगर कोई ऐसा करता आया है कि स्पीड बढ़े तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, स्पीड घटे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो आज से वैसा मत करना, आज से आप इस चीज को फॉलो करना। पहली जरूरी बात ये। दूसरी जरूरी बात, यहां पर फिर कई बच्चे और आर्ग्यू करते हैं, बोलते हैं अच्छा सर इसके बाद क्या मुझे g की वैल्यू -10 यूज करनी है? अब कई बच्चों का ये कहना होता है, तो ये भी गलत है भाई। यहां नेगेटिव ऑलरेडी लग चुका है, यहां पर नेगेटिव ऑलरेडी लग चुका है। ये नेगेटिव ऑलरेडी आपको डायरेक्शन बता चुका है कि डाउनवर्ड होता होगा। अब यहां पर आपको अलग से नेगेटिव लगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सिंपली g की वैल्यू क्या यूज करोगे? +10। तो g इक्वल टू कभी कभी 10 यूज करते हैं और कभी कभी 9.8 भी यूज करते हैं। अब वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर आपको 98 कैंसिल करना है तो 9.8 यूज कर लेना, अगर आपको 0 से 0 उड़ाने हैं तो 10 यूज कर लेना। बाकी अगर मुझसे पूछो कि मैं क्या यूज करता हूं, तो मैं तो हमेशा 10 यूज करता हूं। अगर क्वेश्चन कहता भी है ना कि यूज g इज इक्वल टू 9.8, तो भी मैं 10 ही यूज करता हूं और पूरा आंसर निकालता हूं और उस आंसर का जो क्लोजेस्ट ऑप्शन होता है उस पर टिक कर देता हूं। मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आया, मैंने g इक्वल टू 10 मान के h कैलकुलेट किया और मान लेते हैं वो 38 आ गया। ठीक है, अब मान लेते हैं ऑप्शन में 38 है ही नहीं, मान लेते हैं ऑप्शन में 37.8 है। तो जो इसके सबसे पास वाला ऑप्शन होता है उस पर मैं टिक मार देता हूं। मैं ऐसा करता हूं हमेशा। छोड़ो ये सब बातें, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो तो क्लियर हो ही जाएगा। फिलहाल जरूरी बातें यही थी कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही माना जाएगा। इसकी यूनिट सबको पता है, एक्सेलरेशन है तो ऑब्वियस ही बात है मीटर/सेकंड² होता होगा, और तो कुछ हो नहीं सकता। तो वीडियो पॉज करेंगे, ये साइन कन्वेंशन नोट करेंगे पूरा, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं सिंपल से क्वेश्चंस की हेल्प से। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक पार्टिकल को एक h हाइट के टावर से रिलीज कर दिया गया तो वो कितने टाइम के बाद ग्राउंड से आके टकराएगा। एक पार्टिकल को किसी h हाइट के टावर से ऐसा रिलीज कर दिया तो कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड से आके कोलाइड करेगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। उसी टाइम को टाइम ऑफ फ्लाइट भी बोला जाता है। और देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एंड रिमेंबर इट। इसका ये मतलब है कि ये क्वेश्चन कई बार आता रहता है, इसका जो आंसर आएगा वो एक्सप्रेशन कई बार यूज होता रहता है, इस वजह से आपको वो एक्सप्रेशन याद करना पड़ेगा। याद नहीं भी करोगे तो वो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे डायग्राम। जो डायग्राम बनाने में काम चोरी करता है उसका आंसर कभी नहीं आता है। तो ये मैंने बना दिया h हाइट का टावर। अब क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि इस टावर से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया। मान लेते हैं यहां से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया, तो ये ऑब्जेक्ट ऐसे आएगा और यहां आके टक्कर मारेगा। किसी चीज को रिलीज करने का क्या मतलब होता है? ऐसे लाए और छोड़ दिया। अब इसको छोड़ के नहीं बता रहा हूं, महंगी चीज है। किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे रिलीज कर दिया, रिलीज करने का यही मतलब होता है, ऐसा ऐसे छोड़ दिया। तो जब इस ऑब्जेक्ट को ऐसा यहां से ऐसा रिलीज किया गया होगा, ऐसा रिलीज किया गया होगा, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती होगी? 0। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती होगी?
0। तो सबसे पहले जो भी गिवन डेटा है लिखते हैं। तो u क्वेश्चन में दिया हुआ है 0, एक्सेलरेशन था है रहेगा -g, जिसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे, मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो वो इतना ही होगा। और क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। देखो जब पार्टिकल यहां से ग्राउंड में आके टकराएगा तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, h होगा। और क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में हुआ है इस वजह से -h लिखा जाएगा। ये सारी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और पूछा क्या जाता है हमसे पूछा जाता है टाइम। तो देखिए वही बात कर रहा था, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें SUAT आता हो, क्या होती है UT प्लस हाफ AT²। तो फटाफट इक्वेशन लगाएंगे, आंसर ले आएंगे। तो लिखा है S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT², डिस्प्लेसमेंट वो रहा -h, U 0 था, प्लस हाफ एक्सेलरेशन -g हो जाएगा, देन उसके बाद t²। तो यहां से टाइम आ चुका है जो कि √2h/g होता है। तो ये एक्सप्रेशन कई बार यूज होगा, इस वजह से मैं यही रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको आप याद कर लेना। और अगर याद नहीं करोगे ना तो वो खुद को याद करवा देगा, वो क्वेश्चन इतनी बार आएगा ना मजबूरी में आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन है, डायग्राम सब कुछ बता दे रहा है अपने आप में, फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन कहता है ये ग्राउंड है, ग्राउंड से एक पत्थर को, ऑब्जेक्ट को ऐसा ऊपर फेंक दिया गया 20 मीटर पर सेकेंड से। अब होगा क्या, ये ऊपर जाएगा, देन धड़ाम से आके नीचे गिरेगा। तो इसका हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा रहा है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने टाइम तक ये पार्टिकल हवा में रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का यही मतलब होता है, जब भी आपसे पूछा जाए ना टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ, उसका यही मतलब होता है कितने टाइम तक पार्टिकल हवा में रहेगा। तो ये क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। आप लोग अटेम्प्ट करना चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके, और जो एकदम फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है वो तो डायरेक्ट सॉल्यूशन देखो। हाँ, तो देखिए अगर पार्टिकल को ऐसे ऊपर फेंका गया है तो क्या होगा, वो सिंपली ऐसा ऊपर जाएगा पहले, देन उसके बाद वहां से वापस नीचे आएगा। अब जाना आना तो एक ही लाइन में होगा, लेकिन अगर मैं एक ही लाइन में जाना और आना बना देता तो यहां खिचड़ी बन जाती और वो अच्छी नहीं लगती। इस वजह से मैंने अलग अलग बनाया है, मैंने जाना अलग ड्रॉ किया है और आना अलग ड्रॉ किया है। तो जहां से इस ऑब्जेक्ट को फेंका गया था उसको मैंने A मान लिया, टॉप मोस्ट पॉइंट को B मान लिया, वो B था तो ये भी B हो जाएगा, और वापस वहीं पे आके गिरेगा तो ये वाला पॉइंट फिर से क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ऐसा हो गया। अब हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब मुझे ये जाने प्लस आने का टोटल टाइम निकालना है। ये टोटल टाइम मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं। तो अगेन यहां पर दो टाइप के स्टूडेंट्स पाए जाते हैं। एक टाइप का, पहला टाइप जो होता है वो काफी समझदार होता है। समझदार टाइप क्या करता है, डायरेक्ट ए से ए सॉल्व करता है। देन जो दूसरा टाइप होता है जो थोड़ा सा कम समझदार होता है, वो क्या करता है, वो बच्चा पहले ए से बी सॉल्व करता है, मेहनत करके यहां से यहां तक का टाइम निकालता है, देन उसके बाद यहां से यहां तक का टाइम निकालता है और फिर उसको ऐड करता है। बात समझ में आ रही होगी, पता नहीं, फिर से बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन को दो टाइप से सॉल्व किया जा सकता है। पहला टाइप ये है, डायरेक्टली ए से ए सॉल्व कर लो, मतलब जाना प्लस आना एक बार में ही निकाल दो, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है, जाना अलग कैलकुलेट करो, आना अलग कैलकुलेट करो और उनको प्लस करो। तो ये जो दूसरा वाला तरीका है ना, ये लेंदी मेथड है। जाना आप सॉल्व करोगे, फिर आना आप सॉल्व करोगे, उसमें बहुत टाइम बर्बाद होगा। इस वजह से एडवाइस यही होता है कि पूरा का पूरा टाइम, ये पूरा का पूरा टाइम आप एक ही बार में कैलकुलेट कर लो। और वो कैसे करते हैं समझते हैं। तो हमसे टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जा रहा है, मतलब हमको सीधा ए से ए तक का टाइम निकालना है।
ए से गया, ए पे वापस आ गया, ए से ए, मतलब ये पूरा टाइम हमको निकालना है। अब देखो, अगर पहले भी ए पर था और बाद में भी ए पर ही आके गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 20 मीटर पर सेकेंड। मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, -g, मतलब कि -10, ऐसा होगा। और पूछा क्या गया है हमसे टाइम पूछा गया है। अगेन वही कहानी बन गई, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें चारों चीजें आती हो, जो कि क्या होती है, ut प्लस हाफ AT² लगा देते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूं उसमें, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट लिख रहा हूं, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT²। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गई जिसके 2 रूट्स होते होंगे, कैलकुलेट करते हैं। तो बनेगा 0 इज इक्वल टू 20t माइनस 5t²। यहां से देखिए कुछ कॉमन आएगा, 5t कॉमन आ जाएगा, यहां से 5t आप कॉमन निकाल सकते हो। 5t कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 4 माइनस t, ऐसा होगा। तो यहां से 2 रूट्स आ जाएंगे, जो कि होगा t इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा t इक्वल टू 4। कौन सा वाला सही होगा, ऑब्वियसली ये वाला। ऑब्वियसली बात, सिंपल कॉमन सेंस है, यही सही होगा, क्योंकि सीधी सी बात है, पार्टिकल को ऊपर जाके आने में पार्टिकल को ऊपर जाके वापस नीचे आने में कुछ तो टाइम लगेगा ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पार्टिकल जाके आ जाए और टाइम 0 होता हो। तो यहां पर ये जो 2 रूट्स आए हैं, इसमें ये वाला रूट गलत हो जाएगा और ये वाला सही हो जाएगा। भाई कुछ ना कुछ टाइम तो लगता होगा ना, ऐसा थोड़ी होगा कि 0 टाइम लगा हो, ऊपर जाएगा वापस नीचे आएगा तो इतना टाइम लगेगा। तो ये इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। अब ये तो अपन ने समझ लिया अपने तरीके से। अब जरा इसको उस बच्चे के हिसाब से सोच के देखो, जो बच्चा जाना अलग सॉल्व करता है, आना अलग सॉल्व करता है। ये तो कुछ नहीं है। ये जरा उस बच्चे के हिसाब से सोच के देखो, जो ऊपर जाते टाइम एक्सेलरेशन नेगेटिव मानता है और नीचे आते टाइम एक्सेलरेशन पॉजिटिव मानता है, उसका क्या होगा। और सोचो ये कितना अच्छी बात है, डायरेक्टली यहां से यहां सॉल्व हो गया। न एक्सेलरेशन का कोई झंझट था, ना डिस्प्लेसमेंट का कोई झंझट था, सब कुछ इजीली सॉल्व हो गया। तो बात यही है कि इसके पहले आपका भले कोई भी तरीका रहा हो इस चैप्टर को पढ़ने का, इसको समझने का, इसके क्वेश्चन करने का, आपका कोई भी तरीका रहा हो, मेरा यही एडवाइस है कि आप अब से यही तरीके फॉलो करो। सिंपल सी बातें हैं। अप पॉजिटिव होता है, डाउन नेगेटिव होता है। अलग से जाना और आना कैलकुलेट नहीं करना है, डायरेक्टली एक बार में इनिशियल से फाइनल भी सॉल्व किया जा सकता है। तो ये सब आप सीखो, नॉलेज को अपने अपग्रेड करो तो फायदे में रहोगे। वीडियो पॉज करो, नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है कि जो इसका प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें मैक्सिमम हाइट क्या होती होगी। एच मैक्स का मतलब मैक्सिमम हाइट। तो वापस से उस क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं और याद करते हैं उस क्वेश्चन में क्या क्या हुआ था। तो देखिए कुछ ऐसा हुआ था, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट को ऐसा ऊपर फेंका गया था, इसको हमने ए कहा था, देन इसको हमने बी कहा था, देन उसके बाद ये पार्टिकल वापस बी से ए आके गिर गया था, ऐसा कुछ हुआ था। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि पार्टिकल मैक्सिमम कितना हाइट ऊपर गया होगा, ये हाइट क्या होती होगी, ये हमसे पूछा जाता है। तो बहुत ही इजी है, इसको हमने मान लिया एच मैक्स है। फॉर्मूला हम लगाने जा रहे हैं ए से बी। इतने क्वेश्चन देखने के बाद आपको ये चीज तो समझ में आ जानी चाहिए कि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ऊपर से आपको ये भी बताना पड़ता है कि आप फॉर्मूला कहां से कहां तक लगा रहे हो, है ना। जैसे आप ए से बी लगा रहे हो, ए से बी लगा रहे हो, या बी से ए लगा रहे हो, या ए से ए लगा रहे हो, ये सारी बातें बहुत जरूरी होती हैं, ये सब आपको बताना पड़ता है। तो ए से बी मान लेते हैं हम फॉर्मूला लगाना चाहते हैं।
सिंपल सी बात है, यहां की इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके एकदम जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो वहां जाकर के इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, है ना। हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो इस पॉइंट पर u होती होगी जो कि दी हुई है, कितनी दी हुई थी, 20 दी हुई थी। यहां आते आते v क्या हो जाता होगा, जीरो हो जाता होगा। तो गिवन डेटा लिखते हैं a से b के लिए, u दिया है 20, v हो जाएगा जीरो, v हो जाएगा जीरो। a से b तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो देखो h max होगा, देखो a से b तक जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो h max ही तो होगा, और वही हमको कैलकुलेट करना है। और किसी चीज की जरूरत, एक्सेलरेशन, मोशन अंडर ग्रेविटी चल रहा है तो ये तो माइनस जी होता है। अब बस फॉर्मूला लगाएंगे, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें v आता हो, u आता हो, a आता हो, s आता हो। क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। तो v लिखूंगा जीरो, u स्क्वायर हो जाएगा 400 प्लस 2, एक्सेलरेशन क्या लिखते हैं, माइनस जी, मतलब कि -10, और डिस्प्लेसमेंट की जगह पर h max। तो यहां से h max हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से h max की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर्स। 20 मीटर ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया होगा। और ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो वीडियो पॉज करेंगे, इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। मैंने कहा था कि 3 बेसिक फॉर्मूले होते हैं जो कि हमने ऑलरेडी देख लिए थे। फिर मैंने कहा था कुछ और भी फॉर्मूले होते हैं। तो वो जो कुछ और फॉर्मूले हैं वो ये हैं। ये फॉर्मूला आपको बताता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। पहली बात तो ये nth सेकेंड क्या है, इसका मतलब समझना पड़ेगा, तब जाकर के इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आएगा। तो देखिए, जो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड की कहानी होती है, जो t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 सेकेंड की कहानी होती है, इसको बोला जाता है फर्स्ट सेकेंड। सीधी सी बात है, पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड कहां से कहां तक होगा, 0 से 1 होगा। देन t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 तक की जो कहानी होती है उसको बोला जाता है सेकेंड सेकेंड। ठीक वैसे ही t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 3 तक की जो कहानी होती है उसको बोला जाता है थर्ड सेकेंड। तो अगर आप फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, थर्ड सेकेंड का मतलब समझ चुके हो, मतलब आप nth सेकेंड का मतलब भी समझ चुके हो। तो देखो क्या लिखा जाएगा। देखो, फर्स्ट सेकेंड का क्या मतलब था, 0 से 1। सेकेंड का क्या मतलब था, 1 से 2। थर्ड का क्या मतलब था, 2 से 3। तो nth का क्या मतलब होगा, nth का क्या मतलब हो जाएगा, n-1 से n। तो ये मतलब होता है nth सेकेंड का। जो पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट का, वो अलग फॉर्मूला था, वो टोटल टाइम की बात कर रहा था। वो बताता था कि n सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। जो आपने ut प्लस हाफ at स्क्वायर पढ़ा था, वो आपको ये बताता था कि टोटल n सेकेंड्स में, मतलब t इक्वल टू 0 से लेकर के t इक्वल टू n सेकेंड्स में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा, वो आपको वो बताता था। ये आपको क्या बताएगा, ये आपको बताएगा कि आखिरी वाला जो सेकेंड था, जो एकदम लास्ट सेकेंड था, n-1 से n तक का जो लास्ट वाला सेकेंड था, उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो ये वो बताता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, दोनों अलग अलग बातें हैं। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें, उसके बाद इस पे क्वेश्चन देखते हैं। अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, उससे सब क्लियर हो जाएगा अच्छे से कि कौन सा फॉर्मूला क्या बताता है। तो क्वेश्चन कहता है कि अगर मान लेते हैं u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है एंड a इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है।
ये ऑब्वियस सी बात है, अगर एक्सेलरेशन 20 है मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी तो हो नहीं रहा है। ये किसी ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहा है, ऐसा ये कोई ऑब्जेक्ट ऐसा चल रहा है, ये किसी ऐसे एग्जाम्पल की बात कर रहा है। तो u दिया हुआ है, a दिया हुआ है और हमसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, 5 ज़्यादा हो जाएगा, रुक जाओ। हमसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट इन 2 बार लिख दिया, क्या कर रहा हूँ ये मैं। हमसे पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, पहला सवाल। और एक और पूछा जाता है डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकेंड। ये दोनों बातें मैंने पूछ ली ताकि आपके दिमाग में अगर कोई कंफ्यूजन चल रहा हो तो वो क्लियर हो जाए। पहला हमसे पूछा जा रहा है 4 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट, हिंदी में पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। पहले में पूछा जाता है टोटल 4 सेकेंड्स में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, मतलब t = 0 से t = 4 तक में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, वो यहां पूछा गया है। और ये पूछा गया है चौथे सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। ये डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड है और ये डिस्प्लेसमेंट इन चौथा सेकेंड है, चौथे सेकेंड में क्या हुआ होगा। ये 2 अलग अलग बातें हैं। तो मान के चलते हैं क्वेश्चन तो सभी बच्चों को अच्छे से क्लियर होगा। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। तो जब भी आपसे बोला जाता है ना डिस्प्लेसमेंट इन इतना टाइम, तो आप सिंपल वही फॉर्मूला लगाओगे। ये मैं फर्स्ट वाला सॉल्यूशन लिख रहा हूं, S = ut + ½ at²। वैल्यू रख दो, u दिया है, a दिया हुआ है, तो u रख दिया 10। टाइम देखो कितना है, 4 सेकेंड का टाइम है, +½ एक्सेलरेशन 20 और फिर से टाइम कितना रखना है 4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 40 प्लस वो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 16/2 हो गया 8 × 20 160। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 200। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है t = 0 से लेकर के t = 4 तक में, t = 0 से लेकर के t = 4 तक में जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा वो 200 होगा। इसका ये मतलब है। इसका सेकंड वाला भी देख लेते हैं, ये सेकंड सॉल्यूशन। अब ये चौथे सेकंड की बात कर रहा है तो इसमें SN वाला फॉर्मूला लगेगा, जो कि क्या कहता है u + a/2 2n - 1। लगा देते हैं इसको भी। u कितना था 10 था, एक्सेलरेशन कितना था 20 था, देन 2। n देखो कितना है, चौथे सेकंड की बात कर रहा है तो n की जगह 4 आएगा, तो ये बन जाएगा 10 + 10 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 - 1 मतलब 7। तो ये आंसर आ जाएगा आपका 80। तो ऐसे सिंपली क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। दोनों चीजों के मतलब आपको पता होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, t = 0 से लेकर के t = 4 में इतना ट्रैवल किया होगा, और इसका क्या मतलब है सिर्फ और सिर्फ चौथे सेकंड में, सिर्फ और सिर्फ 4th सेकंड में इतना ट्रैवल किया होगा। तो वीडियो पॉज करें, इसको नोट करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रेक्टिलिनियर मोशन का मैक्सिमम पार्ट कवर हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम डायरेक्टली ग्राफ स्टार्ट करेंगे। ग्राफ से रिलेटेड कुछ ज़रूरी बातें ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, ठीक है। कहने का मतलब मेरा कि एक लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया था जिसमें आपको स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया गया था, पैराबोला का भी ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया गया था। तो ग्राफ से रिलेटेड कुछ बातें ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो मेरी सिंपल सी रिक्वेस्ट है कि जब आप इसका नेक्स्ट लेक्चर देखें, जब भी आप इसका नेक्स्ट लेक्चर देखें तो एक बार वो जो स्ट्रेट लाइन और पैराबोला वाला लेक्चर था जिसमें उनके ग्राफ बनाना सिखाया गया था वो ज़रूर देख लें, है ना। वो दिमाग में रहेगा तो जो ग्राफ वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा ईजिली समझ में आएंगी। तो ये सिंपल सी रिक्वेस्ट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ग्राफ के साथ। ऑल द बेस्ट।